नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कर्नाटक में धर्मांतरण कानून वापस लेने के बाद सियासत गर्म हो गई है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल ये कि कर्नाटक में धर्मांतरण बिल वापस होने पर एमपी में हंगामा क्यों? अब एमपी में धर्मांतरण पर कांग्रेस की घेराबंदी करेगी क्या बीजेपी? और सवाल ये कि एमपी विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा कितना अहम होगा? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल को वापस ले लिया है। हालांकि मामला कर्नाटक का है, लेकिन ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा है और इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा अब मध्य प्रदेश में भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश वासियों, एक प्रार्थना है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और आज 2 फैसले किए। आते ही उन्होंने आज धर्मांतरण रोकने वाला जो विधेयक था उसको वापस ले लिया। परम पूज्य हेडगेवार जी का पाठ चैप्टर से हटा दिया। जिस जिहाद के खिलाफ आप सब लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये उस जिहाद के पक्ष में स्पष्ट खड़े हो गए। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में यह सोचना चाहिए कि ये किस तरह की नफरत की राजनीति कांग्रेस ले जा रही है। कहना कुछ और, दिखाना कुछ और करना कुछ और। ये 2 मुही नीति कांग्रेस की स्पष्ट हुई करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर क्या कहा, ये सुनिए। हिंदू समाज के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस के नेतृत्व ने कर्नाटक के अंदर किया है। कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान जो बार बार विदेशों में भी आकर के मोहब्बत की दुकान चल रही है। अब कौन सी दुकान चल रही है तो लोग जानते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान केवल और केवल जिहादियों के लिए। बीजेपी ने ये भी दावा कर दिया है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सिर्फ वो ही लड़ सकती है। आज लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, जिहादों को टक्कर देने की ताकत अगर किसी में है तो वो भाजपा में है। कांग्रेस, आप देखेंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, और आज भी आप निकाल के देखो, भारत जोड़ो के लगे हुए सारे लोगों का इनके यात्रा में कहीं न कहीं दिखते हैं। कांग्रेस बेशक बीजेपी को ये कहकर घेरे कि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं, लेकिन फिलहाल एमपी में 2023 के रण के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी की तैयारी कर रही कांग्रेस के लिए ये मुद्दा अब दुधारी तलवार पर चलने की तरह हो सकता है। हालांकि हाल के दिनों में एमपी में जिस तरह से धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों पर सियासत होती आई है, उससे ये तो साफ है कि 2023 के चुनाव के लिए एजेंडे शायद सेट हो चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और घनश्याम पिरोनिया जी हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। घनश्याम जी, कर्नाटक सरकार एक फैसला लेती है, उस पर मध्य प्रदेश में सियासत क्यों सर? नहीं, सियासत नहीं है। ये तो कांग्रेस समय समय पर, और खास तौर पर जब चुनावी माहौल होता है, उस समय कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुद्दों को हवा दे करके राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें ये कभी वोट की राजनीति नहीं करती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, इनका इतिहास रहा है, प्रारंभ से रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर वोट बैंक कैसे कबाड़ा जाए और कैसे सत्ता में आया जाए, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, और वही समय समय पर कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बात बताइए घनश्याम जी, वहां पर कुछ चैप्टर भी बदले गए हैं। अब क्या यही होगा हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ भी? यही होगा कि आपकी सरकार तो आप अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, उनकी सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे? ये तो शिक्षा का भी राजनीतिकरण कर दिया गया। नहीं, देखिए कांग्रेस का दो मुहा चेहरा है। मतलब आप देखेंगे
कि कहीं पर अगर मदरसों में या अन्य जगह राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं तो वहां कांग्रेस उनके साथ में खड़ी होती है। यहीं JNU में अगर जहां नारे लगते हैं भारत विरोधी गैंग के द्वारा तो वहां राहुल गांधी जी और कांग्रेस खड़ी होती है। अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो स्वयं पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस में रह करके देश को आजाद कराने के लिए काम कर रहे थे, उनको लगा कि कांग्रेस में रह करके हम जिस प्रकार के लोगों को तैयार करना है, राष्ट्रभक्तों को तैयार करना है, नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और उसी समय से 1925 से डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। और उनके जीवन चरित्र को, उनके जीवन चित्र से लोग सवाल तो यही है ना कि यही तो राजनीतिकरण हो गया। अब वो कांग्रेस ठीक है या बीजेपी ठीक है, वो तो अब बेहतर बता सकते हैं, जनता ही तय करेगी। बालेंदु शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष है MP कांग्रेस का। आपका बहुत बहुत स्वागत है बालेंदु जी। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या यही चेहरा है कांग्रेस पार्टी का कि मध्य प्रदेश में कुछ और कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और कहते हैं और कर्नाटक में कुछ और करते हैं? क्या जिहादियों के साथ कांग्रेस खड़ी है? इस सवाल आज पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश से। क्या सवाल पूछा जा रहा है भाई? हम कहीं और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, ये आप कह रहे हो। आप कौन सी बात ऐसी जो विरोधाभास की है? जहां तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा देर में आया हूं तो पहले क्या चर्चा हुई मुझे मालूम नहीं है, तो अभी प्रश्न क्या जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं? आप नहीं, आज तो चर्चा ये चल रही है, गृह मंत्री को सुन लीजिए, आप VD शर्मा को सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जिहादियों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। अब बीजेपी जो कहेगी भाई, चुनाव के आने के पहले भारतीय जनता पार्टी न जाने कितनी घोषणाएं, न जाने कितने आरोप लगा रही, तो उनके आरोपों को अब जनता सुन नहीं रही है, क्योंकि इनकी बातें सुन सुनकर लोगों के कान पक गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि इनकी बक बक सुनना नहीं चाहते हैं। और बालेंदु जी, एक बात बताइए कि कर्नाटक सरकार एक फैसला लेती है कि धर्मांतरण का कानून जो वहां की पिछली बीजेपी सरकार बनाकर गई वो वापस ले लिया गया, हटा दिया गया उसको। मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का कानून है। क्या यही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में है कि आपकी सरकार आई तो आप उस कानून को हटा देंगे, रद्द कर देंगे? देखिए, कानून में क्या चीज ऐसी जो आपत्तिजनक है? कोई भी चीज जो अनैतिक रूप से की जाए, जबरदस्ती की जाए, कानून हो ना हो, ये तो बड़ा साधारण कानून है। किसी भी व्यक्ति से आपको जबरदस्ती काम कराओगे वो अनैतिक है। अब उसका कानून बना दिया, कानून बने या न बने, लेकिन किसी से भी आप कोई भी काम जोर जबरदस्ती से नहीं करा सकते हैं। आप कानून मत बनाइए, फिर भी अगर किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून बनाने की जरूरत क्या है? ये दिखाना चाहते हैं हमारे देश के अंदर लोगों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। केवल उनका बालेंदु जी, तो फिर स्टैंड यही है कांग्रेस पार्टी का कि नहीं, मध्य प्रदेश में भी हम आए तो इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है? क्या यही स्टैंड है और क्या इसको आप अपने घोषणा पत्र में रखेंगे यहां पर? देखिए, मैं घोषणा पत्र का संगी साथी नहीं हूं। जो भी हमारे वरिष्ठ नेता घोषणा पत्र में कहेंगे उसके अंतर्गत मैं भी आता हूं। लेकिन जैसा कर्नाटक में हुआ कि वहां पर इस कानून को हटाया गया, तो मैं समझता हूं शायद हमारे प्रदेश में भी जब हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को हटाया जाएगा। आपने कहा कि जोर जबरदस्ती कहीं होगी तो कार्रवाई वैसे ही होगी, लेकिन सर आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं और आप ये बात जानते होंगे कि इसमें कई बार जोर जबरदस्ती तो अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है उसको पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम से कम अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, वो अधिकारियों के संज्ञान में जानकारी जाए तो उससे एक डर का माहौल तो बनेगा कि कहीं पोल ना खुल जाए हमारी कि हमने लालच दिया था। आदिवासी इलाकों में क्या होता है, वहां पर किस तरीके के काम होते हैं, किस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। कई वरिष्ठ नेता उस पर चिंता जता चुके हैं कि वो बहुत साइलेंटली काम हो रहा है, उसमें शायद कोई शिकायत भी हो। ये बताइए,
अगर साइलेंटली काम हो रहा है या साइलेंटली नहीं हो रहा है, जब तक संज्ञान में शासन के नहीं आएगा, प्रशासन के नहीं आएगा, कार्रवाई नहीं होगी। आप कानून बना दीजिए, जब उनके संज्ञान में आएगा ही नहीं तो कानून क्या कर लेगा। इसलिए इसको कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही तो उस कानून में कहा जा रहा है ना कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो पहले डीएम के संज्ञान में वो मामला जाएगा। यही तो कानून में बात कही गई थी सर। हम कहते अरे भाई कानून तो आप ना बनाइए तो क्या होगा। अगर ये संज्ञान में लाया जाएगा शासन के तो क्या शासन कार्रवाई नहीं करेगा। जब तक कानून नहीं बनेगा तो कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसमें संज्ञान में जब आएगा तभी तो कानून काम करेगा, और कानून नहीं हो तो भी काम करेगा। अब इसको कानून बना करके ये हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसा भारी कानून लाए, क्योंकि इनके बस में है नहीं, ठीक है, प्रशासन इनके बस में है नहीं, इसलिए ये बालेंद्र जी। लेकिन इसमें आपकी राय अलग है। आपके कुछ और नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज हो नहीं रही। दूसरी तरफ आप ही के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा, वो कहते हैं कि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं। या तो कांग्रेस मानती नहीं है कि इस तरह की चीजें होती भी हैं, और दूसरा आरोप भी लग जाता है कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा हो रही है। देखिए, ये व्यक्तिगत राय लोगों की है, लेकिन जब धर्मांतरण की बात हिंदुस्तान में आई तो ये बात तो जानकारी में है कि धर्मांतरण हो रहा है। अब बीजेपी ने ये किया कि धर्मांतरण अगर जोर जबरदस्ती से हो रहा है तो उसके खिलाफ कानून लाए। अगर कानून न भी लाते और इस बात को जोर देते कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए तो कानून की आवश्यकता नहीं थी। कानून लाए इसलिए है कि आम जनता को ये दिखा सके, बता सके कि हम हिंदुओं के साथ है, धर्मांतरण हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस का हो चाहे मुसलमानों का हो। ठीक, मैं दिनेश जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। दिनेश जी, क्या महज दिखावा है? क्या आज की तारीख में इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं देंगे? देखिए लोकेश जी, हमारे जो संविधान है, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं, उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। आप यदि कोई भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि आप जन्म से हिंदू हैं तो हिंदू हैं, इसके बाद यदि आपको परिवर्तन करना है तो वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है जैसे बाकी चीजों की स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, जहां भी आईपीसी में बहुत सारी ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें आप अपनी एक जो है एक ग्रीवेंसेस है वो लिखाइए, वो हो जाएगा। आप स्पेशल कानून के तहत भी वही होता है, उससे कोई अलग नहीं होता कि आप कोई विशेष कानून लाएंगे तो उससे कोई विशेष जो है परिवर्तन आ जाएगा। आप देखिए, जब भी जिन भी राज्यों में जो है यदि गौवध विरोधी कानून लाए या धर्मांतरण विरोधी कानून लाए, उससे परिवर्तन क्या आया, उससे क्या रुक गए सारी चीजें? मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक एफर्ट नहीं करेंगे आप, कोई भी चीजें जो है सरकार को खुद एफर्ट करनी पड़ती है। आपकी प्रायोरिटी में क्या है, केवल कानून लाना है या चीजों को रोकना है? यदि आप उनका संरक्षण करना चाहते हैं गाय का, तो आपको संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि आप धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं तो धर्मांतरण के कारणों का पता लगाना होगा। आप देखेंगे ना कि यहाँ बहुत सारे धर्मांतरण के केस उस तरह के आते हैं जो बाद में शिकायत की जाती है, सब हमारे साथ जो है ऐसा ऐसा हुआ। तो जब आपको कहा जा रहा था, इतनी तो देश में अब जागरूकता है, इतना तो पता है कि क्या अच्छा है क्या भला है। अब तो इतना टेक्नोलॉजी है, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, तो क्या उसे पता नहीं है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है? तो ये राजनीतिक मकसद से कोई भी चीज यदि की जाएगी तो उसका हश्र कोई बहुत सकारात्मक नहीं होता। ये सारे लोगों को सोचना होता है, सारे राजनीतिक। लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है वहां पर, क्या वो भी आपको राजनीतिक नजर आता है? जिस तरीके से चैप्टर बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से कानून वापस लिया जा रहा है, क्या वो भी राजनीतिक है लगता है? टिट फॉर टैट, देखिए लुटेन जी, जो जैसा करता है, यदि आप नेहरू के खिलाफ हैं तो वो सावरकर के खिलाफ होंगे, ऑब्वियस है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। आप देखिए जो कानून यदि वो ला रहे हैं, तो जब पेश किया गया तो तब क्या कांग्रेस का स्टैंड था? तब क्या उसके समर्थन में थी कांग्रेस का? कांग्रेस उसके खिलाफ थी। जब चुनाव हुआ कांग्रेस उसके खिलाफ थी। पूरा मुद्दा कर्नाटक में क्या था? आप देखिए ना कि बजरंगबली पर आ गया था, बजरंग दल पर पाबंदी कहाँ आ गई थी? वो तो कांग्रेस का स्टैंड था ना। हमारा वोटर जानता था कि ऐसा नहीं है कि वोटर नहीं जानता था, हम वोटर की जो भी एक उसकी स्थिति है उसको क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना कि उसको बरगलाया गया या कुछ किया। इतना ओपन डिबेट है कि प्रधानमंत्री जी जिस चीज को कह रहे हो कि साहब ये बजरंगबली पर रोक लगा रहे हैं, तो आप सोचिए किस स्थिति तक पोलराइजेशन का मामला था। तो यदि अब कांग्रेस स्टैंड ले रही है तो वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ले रही है, अपनी जो नीति है उसके हिसाब से ले रही है।
घनश्याम जी, बालेंद्र जी तो कह रहे हैं कि इस तरह के कानूनों की शायद मध्य प्रदेश में भी जरूरत नहीं और समय आएगा तो हम जरूर हटाने का काम करेंगे उसको। उनकी व्यक्तिगत राय तो कम से कम ये है। देखिए, मैंने कहा हमेशा से ही ऐसी विचारधारा के साथ में खड़ी रही है जो कहीं ना कहीं समाज विरोधी रहती है। मैंने कहा ना कि JNU में जो नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों के साथ में खड़े रहते हैं ये लोग। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी जब इनकी सरकार आई 15 महीने के लिए, तो जो जनहितैषी मुद्दे थे, जनहितैषी योजनाएं थी, उनको बंद करने का काम नहीं। आप इस कानून के फायदे में क्या पक्ष रखेंगे घनश्याम जी? यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर संज्ञान में मामला आएगा तो वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। संज्ञान में कैसे आएगा, शिकायत कैसे होगी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार से, भाई आज आप देखेंगे हमारे यहाँ जैसे श्योपुर है, वहाँ बहुत सारे क्षेत्र मधुमक्खी वर्ग के लोग हैं जिनके बीच में काम हो रहा है। और आज आप देखेंगे अगर कोई हिंदू की बात करता है, हिंदू धर्म की बात करता है, उनको बाधे कर लगता है, अन्य प्रकार की बात हो तो ये लोग साथ में खड़े होते हैं। इतना सा मेरा निवेदन है कि ऐसे ये क्यों पक्ष करते हैं भाई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ध्यान इनके माध्यम से क्यों नहीं होता है? और अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे आरोप लगाते हैं, कोई किसी प्रकार का आरोप लगा। अरे हम लोग तो प्रारंभ से ही खड़े हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ से ही राम मंदिर को निर्माण की बात कही। मैंने कहा ना, जब हम लोग नारे लगाते तो उस जमाने में राम लला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे। घनश्याम जी, सवाल ये है कि जो उन्होंने इस कानून के औचित्य पर, इसके फायदे को लेकर सवाल उठाए, उसको बता सकते हैं आप कि इसका फायदा क्या होगा और क्या हो रहा है वर्तमान में? क्या धर्मांतरण जो बहुत साइलेंटली हो रहा है, जिसके बारे में शायद पता ही नहीं चल रहा, उसको रोक पा रहा है ये कानून? देखिए, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो केवल वोट के लिए इस प्रकार के और प्रायोजन करती है, और उसमें कहीं ना कहीं वो उसको सफलता दिखती है तो कहते हैं मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे। अरे जब मध्य प्रदेश सरकार ही इनकी नहीं बन रही है तो कहां से करेंगे? और आज देखेंगे इन मुद्दों पर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहने का प्रयास उनके माध्यम से रहेगा। बालेंद्र जी, लेकिन जिस तरह के मुद्दे आप यहाँ पर उठा रहे हैं, जो 5 वचन दिए गए उनमें शुरुआती तौर पर ये चीजें सामने नहीं रखी जा रही थी, लेकिन क्या आने वाले समय में अब इनको भी जोड़ेंगे आप? क्योंकि पटकथा कुछ वैसी लग रही है। प्रियंका गांधी जब आती हैं तो हनुमान जी का गधा नजर आता है। क्या कर्नाटक को रिपीट करने के लिए कांग्रेस वही कोशिश कर रही है और क्या ये फॉर्मूला चल पाएगा? क्योंकि यहां पर एक दूसरी छवि कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में बनाने में लगी है। बार बार ये कहा जाता है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की, कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। क्या वो चीजें जो कर्नाटक में रही वो यहां पर रिपीट करेंगे आप उसी स्टैंड के साथ? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की जो मूल नीतियां एक है, लेकिन ये सही है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियां होती हैं और उसके अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो उनकी नीतियां हैं, उसके अंतर्गत ही सारे काम होते हैं। तो जो कर्नाटक में हुआ, जरूरी नहीं कि जो उन्होंने किया वही हम करें। जो हमारे प्रदेश में उचित और आवश्यक है वो कार्य किए जाएंगे। जो 5 वचन दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 5 के बाद में हमारा पूर्ण विराम लग गया है। तमामों काम ऐसे हैं जो पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए या ऐसे कार्य किए जो औचित्यपूर्ण नहीं थे। यहाँ बजरंग दल पर क्या बैन लगाएंगे आप? तो कई ऐसे कानून जो विगत पार्टी ने बनाए हो, ऐसे नियम क्यों बैन लगाएंगे? बजरंग दल पे बैन लगाने की आवश्यकता है या नहीं, ये निर्भर करेगा यहाँ की परिस्थिति पे। अगर बजरंग दल ऐसे काम करेगी जो जनता के विरुद्ध में है, जो उनको भड़काने का काम करती है, जो उपद्रव कराने का काम करती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें कोई बैन लगाए चाहे न लगाए, मैंने कहा ना कि आज की तारीख में जो कायदे कानून बने हुए वो पर्याप्त है। उसके अनुसार प्रशासन को और शासन को कार्य करना चाहिए। अगर शासन प्रशासन का काम अब करेगा तो बजरंग दल बना दिए या कोई दल बना दिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसीलिए जो आज का मूल प्रश्न आपने किया था कि धर्मांतरण के बारे में, आपने ठीक कहा कि जब पता ही नहीं पड़ेगा आपको, जब शासन के संज्ञान में नहीं आएगा तो कानून क्या कर लेगा? कानून तो तब ऑपरेट करेगा जब आपके संज्ञान में आएगा।
अगर संज्ञान में आएगा तो कानून की जरूरत ही नहीं है, आप उसको खिलाफ वैसे ही कार्रवाई कर कानून सकते तो हो। होना चाहिए सर, इसलिए तभी तो इस पता कानून चलेगा की कि क्या आवश्यकता अगर नहीं किसी है। का कत्ल हो और रहा मैं है समझता तो हूं उसके लिए कि कानून मध्य का प्रदेश होना तो सरकार जरूरी है। आएगी। अगर धर्मांतरण का कानून है तो आप कैसे उसमें सजा डिफाइन करेंगे कि 10 साल सजा देनी है, 25,000 जुर्माना लगाना है? वो तो कानून है, तभी पता चलेगा ना सर। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप तो ये बताइए कि किसी का कत्ल हो जाए और कानून ना हो तो शासन प्रशासन क्या करे, तो बैठा रहेगा? नहीं तो सजा तो मिलेगी अगर ना, कानून उसमें नहीं है, जो उसमें आईपीसी की धाराएं हैं उस हिसाब से और सजा आपने मिलेगी। सब कानून नहीं तो फिर अगर सजा डिफाइन नहीं होगी तो फिर सजा कैसे मिलेगी व्यक्ति को? सुन लीजिए आप। जी, सजा मिलेगी, सजा कितनी मिलेगी आप चुप रहे तो मैं बता दूं। होगा ये कि अगर कानून है या नहीं है ये सेकेंडरी चीज है, कानून बाद में बनता है जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए कानून बनता है। अब हमारे देश में 75 साल से ज्यादा की हमारी आजादी हो गए, शरह कानून बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे परिस्थिति बनती कानून बनते जाते हैं। अगर किसी की हत्या होगी तो हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, ये हत्या के लिए इसलिए कानून बन गया। तो जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती तब कानून बनता है, कानून पहले से नहीं बनता। आज से 20 साल बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। ये बात तो सर अभी आपने स्वीकार की ना कि धर्मांतरण के मामले हैं, ये तो अभी आप थोड़ी देर पहले इस बात को स्वीकार कर रहे थे। आपके कई कांग्रेस के नेता भी स्वीकार करते हैं इस बात को। सब जान रहे हैं साल को। आज तो भाई ये कौन मना कर रहा है, हम मानते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। अब जबरदस्ती अगर धर्मांतरण किया गया है तो उसके लिए आप कानून बना रहे हो, अगर कानून न बनाएंगे तो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, आपके संज्ञान में आएगा तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, किसी की हत्या होगी तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, इस समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कर्नाटक जैसी परिस्थितियां फिलहाल वही मुद्दे मध्य प्रदेश में गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या असर इसका पड़ेगा, कौन सी पार्टी को फायदा नुकसान मिलेगा, इसमें अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। छोटा सा ब्रेक, खबरें